ये बेसिकली वो कैंसर है जो कि सबसे ज़्यादा रैम्पेंट है, बट इट इज़ हाईली प्रिवेंटेबल, येट इट इज़ डेडली डिजीज। साइन एंड सिम्टम जब तक आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो हमारा एम ये है कि इसको जो सिम्टम्स हैं उससे पहले पकड़ें। और स्क्रीन टेस्ट किस में होते हैं? आप में, जो नॉर्मल गर्ल्स हैं उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अलग अलग लोगों के साथ वी आर हैविंग दिस सेक्स एंड ऑल, तो वो ट्रांसमिट होता है, वो ऊपर हमारे लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, एनीवेयर इट कैन गो। फिर उसका क्योर नहीं होता, फिर वी ऑल्सो बिकम हेल्पलेस और हम जवाब दे देते हैं। फिर एक ऐसा कैंसर जो शोर नहीं करता, ना कोई वार्निंग, ना कोई दर्द, ना कोई लाउड सिम्टम्स। मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल कैंसर की, जिसके बारे में शायद महिलाएं जानती तो हैं, लेकिन इससे बचाव कैसे करना है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जा रही है। क्या HPV वैक्सीन से ही बचाव किया जा सकता है? किस वजह से ये सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल ठाकवानी। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, जैसे कि मैंने अभी अपनी स्टार्टिंग लाइन में ही बोला, हर मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवा देती है। एक्चुअली में है ऐसा? लक्ष्मी जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जनवरी मंथ ये कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं। और ये बिल्कुल सच है कि कैंसर सर्विक्स इज़ अ रैम्पेंट कैंसर विच इज़ देयर इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम कैंसर है जो रूरल एरिया में है वो सर्वाइकल कैंसर है, और लोअर अर्बन एरिया में भी बड़ा कॉमन है। और इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी कॉमन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ये बेसिकली वो कैंसर है जो कि सबसे ज़्यादा रैम्पेंट है, बट इट इज़ हाईली प्रिवेंटेबल, येट इट इज़ डेडली डिजीज इफ़ नॉट ट्रीटेड इन अ राइट मैनर एंड अ राइट टाइम। सो एज जस्ट लाइक अदर कैंसर्स, जैसे कि और कैंसर्स के बारे में भी हमें पता है, अर्ली स्टेज मतलब क्योर, पर एडवांस स्टेज मतलब प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इस तरह के कैंसर को हम अर्ली स्टेज में पकड़ें। तो क्या 99% केसेस HPV से जुड़े हुए होते हैं? मैक्सिमम केसेस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि हम HPV कॉमनली बोलते हैं, उससे ही जुड़े हुए हैं। लैक ऑफ हाइजीन उससे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अर्ली मैरिज और जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना और हाइजीन मेंटेन नहीं करना, जो मैंने बताया ही हुआ है। तो इस तरह की कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इसके रिस्क को बढ़ा देती हैं। जैसा कि आपने बताया कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, तो इसको अर्ली मतलब डायग्नोज होने से पहले ही क्या कुछ साइन हमें या सिम्टम्स हमें दिखते हैं जो सर्वाइकल कैंसर की तरफ इशारा करते हैं? लक्ष्मी जी, देखिए ऐसा है, साइन एंड सिम्टम जब तक आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो हमारा एम ये है कि इसको जो सिम्टम्स हैं उससे पहले पकड़ें, क्योंकि सिम्टम्स तब आते हैं जब वो एडवांस स्टेज में हो गया होता है। तब पेशेंट को लगता है अरे ये मेरे को ये प्रॉब्लम है, तब डॉक्टर के पास आते हैं। पर तब तक वो स्टेज 4 तक, ज़्यादातर 80% ऑफ केसेस स्टेज 4 पे पहुंच चुके होते हैं, जो कि क्योरेबल नहीं रहते हैं। इसीलिए ये कैंसर सर्विक्स मंथ, हम अवेयरनेस मंथ हमने प्रोग्राम किया है। इसमें हमारा एम यही रहता है कि हम इस बीमारी को तब पकड़ें जब ये एसिम्प्टोमेटिक हो। और वो कैसे कर सकते हैं? ये अवेयरनेस पैदा करें पहले लोगों में, अवेयरनेस कि भाई ये किस कारण से हो रहा है मुझे। तब जैसे आपको भी पता है और आपने बताया, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम के इन्फेक्शन से ज़्यादातर होता है। इसके अलावा हम पॉलीगैमी होती है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अर्ली एज ऑफ मैरिज, बच्चे ज़्यादा पैदा करना, हाइजीन मेंटेन नहीं करना, इसकी वजह से मेनली होता है। तो ये अवेयरनेस का पार्ट आता है। लोगों को पता होगा तो वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, भाई इन चीज़ों से मुझे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, तो मुझे इसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ जो कि अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ते हैं वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो HPV, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उसके इन्फेक्शन को रोकती है। तो हम क्योर कर सकते हैं इसको, प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब कैंसर होने से पहले अगर ये इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को हटाना है हमें, तो कैंसर होगा ही नहीं हमें, तो वी विल प्रिवेंट इट। इसके अलावा वैक्सीनेशन के अलावा जैसे हाइजीन मेंटेन हो गया, वैक्सीनेशन जैसे मैंने बताया हो गया। और इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसलिए होते हैं ताकि सिम्टम से पहले हम पकड़ सकें। और स्क्रीनिंग टेस्ट किस में होते हैं? आप में,
जो नॉर्मल गर्ल्स हैं उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग पैप स्मीयर कराते हैं, जिसमें कि हम सर्वाइकल ऑस से हम स्मीयर लेते हैं, उसमें हम सेल्स देखते हैं। जब ये वायरस इन्फेक्ट करता है ना, तो उसमें सेल्स थोड़े से डिरेंज हो जाते हैं, पर वो कैंसरस नहीं होते हैं। तो वो सेल्स अगर डिरेंज्ड होते हैं, तब हम इसका डीएनए टेस्ट कराते हैं, आरएनए टेस्ट कराते हैं वायरस का, कि वायरस इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर इन्फेक्शन है तो उसका हम पहले ही प्रिकॉशन ले लेंगे, वो कैंसर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कम्स अंडर अवेयरनेस। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, टेस्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स होनी चाहिए, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि मैंने बताया ये रूरल एरिया में ज़्यादा रहता है। तो रूरल एरिया के लोग ज़्यादातर पीएचसीज में जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो वो हमें स्ट्रेंथन करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स लगाई हुई हैं, पर वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। अगर वो हो गई, आई प्रॉमिस 99.9% ऑफ द केसेस वी कैन प्रिवेंट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस की कमी है, तो जिन लोगों को पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, तो अगर उन्हें आसान भाषा में समझाया जाए, इजी वर्ड्स में, तो वो क्या होगा? तो सर्वाइकल कैंसर, देखिए एक बच्चेदानी होता है, उसका मुंह होता है नीचे, तो वो सर्विक्स बोलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ बच्चेदानी ओनली, उसके सर्विक्स। अब उसमें क्या होता है, अगर हम अर्ली एज में अगर हम सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, पॉलीगैमी मतलब अलग अलग लोगों के साथ वी आर हैविंग दिस सेक्स एंड ऑल, तो उसमें क्या रहता है, एचपीवी वायरस बड़ा कॉमन होता है। वो विदाउट मतलब ये एसटीडी होता है एक तरह से, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो वो ट्रांसमिट होता है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी इंजॉय अगर करना हो, यू शुड ऑलवेज टेक ऑल द प्रिकॉशंस, यू शुड यूज़ कॉन्डोम्स। तो ये भी एक तरीका है जो कि प्रिवेंट करता है आपको एचपीवी इन्फेक्शन से। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि वायरस अंदर इंजेक्ट करता है, उसके बाद वायरस मल्टीप्लाई करता है उधर, और सेल्स जो होते हैं उनको कैंसरस बना देता है। और वो जैसे ही कैंसरस होते हैं सेल, तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, अनकंट्रोलेबल मल्टीप्लिकेशन इज देयर। अब वो वहाँ पे ग्रोथ बन जाती है, तब भी आदमी अगर ध्यान नहीं देता है, सिम्टम्स आ रहे हैं पर मेरे को ध्यान नहीं देना, वो डरता है ना। एक तरह से एक स्टिग्मा होता है कि मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम मैं डॉक्टर के साथ शेयर करूं। हेजिटेशन एंड सोशल स्टिग्मा से बना हुआ है। तो वो सब इतनी प्रॉब्लम्स है कि फीमेल शेयर ही नहीं करती है। तो उसके बाद अगर तब भी शेयर नहीं करती है, देन इट एडवांसेस, इट मेटास्टेसाइज। वो डिजीज़ ये सर्विक्स से उठ के वो बोन्स में चला जाता है, वो ऊपर हमारे लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, एनीवेयर इट कैन गो। फिर उसका क्योर नहीं होता, फिर पैलिएशन हम लोग करते हैं। तो हम लोग भी देखिए, हम लोग भी एक हद तक जाकर हम ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद वी ऑल्सो बिकम हेल्पलेस और हम जवाब दे देते हैं। फिर तो आपने मल्टीपल पार्टनर्स की बात करी कि अगर कोई महिला मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटीमेट होती है तो भी रिस्क रहता है। तो अगर बात करें हम सिर्फ एक सेक्सुअल पार्टनर की, तब भी हाई रिस्क रहता है? तब भी देखिए, तब रिस्क कम होगा। यू नो योर पार्टनर वेरी वेल, है ना। आप अपने पार्टनर को जानते हो कि वो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। और दूसरा, मैं तो कहता हूँ अपने पार्टनर के साथ भी यू शुड ऑलवेज वेयर कॉन्डोम्स, एंड सो दैट वो जो पासेज ऑफ वायरस है वो थोड़ा सा प्रिवेंट रहे। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। बट अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानती हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या कॉन्डोम के यूज़ करने के बावजूद भी ये एचपीवी होने के चांसेस रहते हैं? मिनिमाइज हो जाते हैं। देखिए, जैसे एचपीवी वायरस अपने आप भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम टाइम वो इसी तरह से इंट्रोड्यूस होता है व्हेन यू आर हैविंग इंटिमेसी विद अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। तो मैक्सिमम चांसेस वो होते हैं, इसलिए कॉन्डोम यूज करने से 90% आपके चांसेस विल गो डाउन। तो कोई अर्ली साइन नहीं दिखते इसके, मतलब सर्वाइवल? अर्ली साइन देखिए, एक टर्म होता है लीड टाइम। लीड टाइम वो होता है, उस लीड टाइम क्या होता है कि जब इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम आया, हाँ। ठीक है, तो जिसका लीड टाइम, ये टाइम जो होता है दैट इज अ लीड टाइम। जितना लीड टाइम ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट उसमें उतने ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। इसका लीड टाइम ज़्यादा है, तो इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें काम करता है सिम्टम्स आने से पहले ही, क्योंकि सिम्टम आ जाता है तो एडवांस हो जाता है। तो दैट इज़ अ रीज़न। पर स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं दर्शकों को डराना नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिम्टम्स आए तो मैं जाऊँगी नहीं डॉक्टर के पास। स्टिल देयर आर, हाँ, 70% चांसेस ऑफ क्योर आर देयर।
पर जो 90% थे अब 70 हो गए सिम्टम आने से। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ यूजिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसलिए हमें ज़रूरी है स्क्रीनिंग टेस्ट कराना। तो जैसे आपने बताया कि जो इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैं भी बता रही थी अभी स्टार्टिंग में कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो बहुत लाउड नहीं होते, पता ही नहीं चलता, और वो अंदर धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, और जब पता चलता है वो लास्ट स्टेज तक चला जाता है। तो क्या हम पहले से कुछ ऐसे टेस्ट, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट पहले से ही करवा के रखें? दो चीज़ें हैं। अब देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे मैंने बताया कि वी शुड डू रेगुलर पैप स्मीयर। पैप स्मीयर कुछ नहीं होता है, ये एक ओपीडी टेस्ट है। आप क्लिनिक पे जाइए, क्लिनिक पे ही आप जाइए, जैसे बुखार दिखाने जाते हैं वैसे ही जाइए। आपके सर्वाइकल ऑस से एक कॉटन से स्वैब लिया जाएगा और वो स्वैब को माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा। उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं रिजल्ट्स आने में, और उसमें हमें सब पता चल जाता है। अगर वो गड़बड़ आता है तो वो गड़बड़ बहुत कारणों से आता है। HPV वायरस इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ देम। तो फिर जैसे ही वो गड़बड़ आता है तब हम HPV वायरस का भी टेस्ट करते हैं, RNA टेस्ट, और फिर उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। ये तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। अब दूसरी चीज़ हो गई, आपने बताया साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स इसके बहुत ही मतलब ईजिली डिटेक्टेबल है, लाइक ब्लीडिंग होना, सेक्स के दौरान ब्लीडिंग होना, अननेचुरल ब्लीडिंग होना, इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीड होना, मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल के अलावा बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है। तो ये कारण है। लो पेल्विक पेन, पेट के नीचे वाले एरिया में रेगुलर पेन बना रहना, although 90% of the time this is because of the infection, but 10% of the time it can be of cancer also। तो कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स आए आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। और मैंने जैसे बताया 90% कैंसर नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता, बट 10% हो सकता है। तो वो 10% के लिए दिखाना है आपको डॉक्टर को, सो दैट हम प्रॉपर टेस्ट करेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो इमीडिएट हम लोग एक्शन लेंगे। अच्छा, तो HPV वैक्सीन बहुत जगह गवर्नमेंट ने इसके रेट भी कम कर दिए हैं, और बहुत अवेयरनेस भी इसको लेकर अभी शुरू हो चुकी है। तो क्या HPV वैक्सीन के बावजूद भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क रहता है? हाँ, देखिए, सर्वाइकल कैंसर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एडिनोकार्सिनोमा हो, जो कि HPV के बिना होती है। HPV इन्फेक्शन ना होने की वजह से भी होती है, पर वो चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा। तो इसीलिए 90% ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर गोज डाउन अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, क्योंकि वो 90% टाइम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, जो कि HPV वायरस से होता है। तो इसीलिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और उसको लेने से 90% ऑफ टाइम कैंसर गोज डाउन, चांसेस ऑफ कैंसर गोज डाउन। तो वैक्सीन सिर्फ एक ही बार लगाना होता है, या फिर कुछ गैप में लगाना होता है? जैसे छोटे बच्चों को बचपन में ही वैक्सीन लगा दी जाती है, तो वो कितने कितने गैप में लगाना होता है, या फिर एक ही वैक्सीन से काम हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब ये वैक्सीन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैक्सीन एक ही तरह की अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये 2 या 3 तरह की अवेलेबल हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बहुत सब्सिडाइज रेट पे भी किया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो वैलेंसी होती है इसमें, मतलब HPV वायरस 5-6 तरीके के होते हैं जो कि कॉज करते हैं। HPV 16, HPV 18, HPV 21, तो इस तरह से 5-6 होते हैं, 5-6 के 10-11 तरह के होते हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो बेसिक वैक्सीन होती है, जो सस्ती होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफ कोर्स सबके लिए बहुत कम रेट पे की हुई है, उसमें सिर्फ 3 वायरस के अगेंस्ट काम करती है ये, इसलिए उसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं, ट्राईवैलेंट वैक्सीन। पर जो अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन होती हैं वो थोड़ी अनफॉर्चुनेटली कॉस्टली हैं। वो नैनोवैलेंट वैक्सीन होती हैं जो कि 9 तरह के वायरस को अगेंस्ट काम करती है। पर अच्छी बात यह कि जो 3 तरह का वाली वायरल वैक्सीन है ना, मैक्सिमम 90% ऑफ टाइम वही तीनों वायरस इन्फेक्ट करते हैं, 10% ऑफ टाइम और नैनोवैलेंट वाले करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी जेब में इतनी ताकत नहीं है तो आप एटलीस्ट बेसिक वाली वैक्सीन कर लीजिए, 90% प्रिवेंट हो जाएंगे आप। तो ये अलग अलग तरह के वैक्सीन है। रही बात फ्रीक्वेंसी की, कितना लगना होता है, ये 9 साल की एज से स्टार्ट करना होता है, और हम 25 साल तक दे सकते हैं। पर 9 साल से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, उसकी इफेक्टिविटी वैक्सीन की कम होती जाएगी। तो बेटर यही है कि 9 साल जैसी डॉटर को हो, इमीडिएटली वैक्सीनेशन करा लीजिए। और इससे एक और फ़ायदा है, 9 साल से आप कराएंगे तो सिर्फ 2 डोजेज लगवाने पड़ेंगे 6 महीने के अंतराल पर। अच्छा। पर अगर आप ज़्यादा 15 साल के ऊपर कराएंगे तो 3 डोज हो जाते हैं, तो 1 डोज
का एक्स्ट्रा पैसा आपकी जेब से लग जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए वो है कि जल्दी से जल्दी इसको वैक्सीनेशन हम करा दें। तो अगर 9 साल की उम्र में से लगवाया जाए तो 2 ही डोज लगवानी 2 होगी? डोज लगते हैं 6 महीने के गैप पे, एक तो 9 साल के, फिर 6 महीने, 9 साल 6 महीने। अच्छा, उसके बाद जरूरत नहीं उसके है? बाद लंबे टाइम के बाद हम लोग सीरो इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। अगर उसका हमें लगता है कि 5-7 साल बाद बूस्टर डोज की ज़रूरत है तो वो हम दे देते हैं। अच्छा, और जैसे आपने बोला 9 साल से लगवाया जा सकता है, तो लेट ऑन कब लगवा सकते हैं? मतलब 25 साल। उसके बाद उसके बाद कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई फायदा यू नहीं विल बी वेस्टिंग योर मनी। तो मतलब अगर अवेयरनेस अब आ रही है तो जो महिलाओं ने कभी लगवाया नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस था, तो अगर अभी वो लगवाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। 25 साल के ऊपर ये देखा गया है काम नहीं कर दिया तो क्यों पैसा वेस्ट करना, ये हमारी रिसर्चेज हो रखी हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ मैं। तो क्या पीरियड्स जब इरेगुलर हो जाते हैं या फिर किसी तरीके का डिस्चार्ज रहता है तो वो भी एक साइन है? देखिए, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा हो फीमेल में, या पेरीमेनोपॉजल एज हो, या पीसीओडी आजकल बड़ा कॉमन है, उसकी वजह से भी 90% ऑफ द चांसेस गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बट 10% चांसेस होते हैं जो कैंसर की। तो हमेशा एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, मेरे दिमाग में सर्विक्स होता है, सीए सर्विक्स, तो मैं इमीडिएट उसको इन्वेस्टिगेट कराता हूँ, है ना। अगर आप मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो सब चीज़ें, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी वो सारी चीज़ें कैंसर को आखिरी में रखेगा, पर मेरे पास कोई आता मैं पहले कैंसर को रखूंगा, और उसमें कुछ नहीं है, इमीडिएट पैप स्मेयर करूंगा, दैट्स इट। और वो तो मेरे ख्याल से 1000 रुपये का टेस्ट है, उससे ऊपर का नहीं है। तो मैं इमीडिएट वो करूंगा। 90% नेगेटिव आता है, पर 10% पॉजिटिव आ सकता है। नेगेटिव आता है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज देता हूँ पेशेंट, भाई इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आपने बताया था कि अर्ली एज में शादी और बहुत सारे ज़्यादा बच्चे पैदा करने से भी रिस्क रहता है, कैसे, लेकिन ये कैसे लिंक्ड है? ये लिंक्ड है। देखिए, ऐसा है, कोई भी कैंसर, चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे सर्विक्स का कैंसर हो, उसमें एक है कि जब घर्षण होता रहता है स्क्वेमस सेल्स पे, तो वो घर्षण कैंसर का कारण होता है। हम जितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे वो एक कैंसर का कारण बन सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एचपीवी, साथ में एक कारण ये हो गया, इस कारण से बहुत कम कैंसर होता है, पर साथ में अगर एचपीवी इन्फेक्शन हो तो वो बढ़ जाता है चांसेस। तो वो खुद भी इरिटेट करता है स्क्वेमस म्यूकोजा ऑफ ऑस को, तो वो खुद भी कैंसर का कारण बनता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि, और फिर साथ में मैंने बताया जैसे हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, वो भी इरिटेट करते हैं म्यूकोजा को। तो ये सब कंबाइन मिलके एक कैंसर का कारण बनता है। तो अगर फैमिली में किसी को पहले से, मदर या सिस्टर को, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको भी अपने आप ही आ जाता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ये बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन है। इसमें बेसिकली क्या है कि मैं मानता हूँ कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि इनहेरिट होते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स, बट फॉर्चुनेटली जो सर्वाइकल कैंसर है ये इनहेरिट नहीं होता, जेनेटिक कोई बेस नहीं है इसका। स्मोकिंग और अल्कोहल कितना ज़्यादा इसको ट्रिगर करता है? देखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल इनफैक्ट सारे कैंसर्स को बढ़ावा देता है, बट सर्वाइकल कैंसर से कोई इसका डायरेक्ट एसोसिएशन स्मोकिंग भी नहीं? नहीं है, डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। हाँ, तो मतलब आप ये तो नहीं कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो अगर आप स्मोकिंग एंड ड्रिंक करेंगे तो वो आपके लंग कैंसर, स्टमक कैंसर हो जाएगा, पर सर्वाइकल कैंसर का इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो जिन महिलाओं की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है उनमें भी चांसेस रहते हैं? इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी कमज़ोर जो होती है उसमें, उस पेशेंट में तो सारे तरह के कैंसर्स कॉमन होते हैं। क्या कारण है मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी नेचुरल हम लोग ठीक है तो कुछ नहीं है, पर अगर उसमें कैंसर सेल आता है तो जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उससे पहले हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, और वो इम्यून सिस्टम एक्टिव होके वो सेल्स को मारता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ एचआईवी जो पेशेंट्स होते हैं जिसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है, या फिर हम कीमोथेरेपीज दे रहे हैं, ऑलरेडी कैंसर पेशेंट है, उसमें और कैंसर्स होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जैसे इम्यूनिटी लो होगी हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। ऑल्दो सर्वाइकल कैंसर का डायरेक्ट रिस्क नहीं है इम्यूनिटी से रिलेटेड, बट थोड़ा बहुत रहता है। ज़्यादातर जो कैंसर बहुत कॉमन हो जाते हैं इम्यूनिटी लो होने से, लिम्फोमा हो गया, तो लिम्फोमा हो गया, ल्यूकीमियाज हो गए, जो ब्लड कैंसर होते हैं, ये कैंसर ज़्यादा रैम्पेंट होते हैं जब इम्यूनिटी लो होती है। तो ये जो वायरस
है एचपीवी? ये जैसे आपने बोला कि मल्टीपल पार्टनर से हो गया या ज़्यादा बच्चे पैदा करने से हो गया, तो ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है ये नहीं, वैक्सीन? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। ये पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों के लिए भी है? पर कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सर्वाइकल कैंसर के अलावा ये एनल कैंसर्स, गुदा का कैंसर, वो भी कॉज करता है। ये पीनाइल कैंसर, वो भी कॉज करता है। ये ओरल कैंसर्स, ये भी कॉज करता है। अब इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीजीसीआई अप्रूवल नहीं आया है मेल्स में यूज़ करने के लिए, पर यूनाइटेड स्टेट्स में दे आर ऑलरेडी यूजिंग, एंड इन सम अदर कंट्रीज दे आर ऑलरेडी मूविंग यूजिंग इट इन मेल्स ऑल्सो। बट जल्दी अब इंडिया में भी आ रहा है धीरे धीरे, और मेल्स में भी ये हम यूज़ करना शुरू कर रहे हैं इसको। तो बिकॉज ऑफ एचपीवी इस तरीके के कैंसर रिस्क मेल्स में देखने को मिलते हैं? यस, और वही जैसे मैंने बताया कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स ये कॉज है, हाइजीन मेंटेन ना करना ये कॉज है, ओरल हाइजीन मेंटेन न करना, अगेन इट्स ए सेम कॉज एचपीवी। पर अब आप लोग कहेंगे यार फिर तो सिगरेट पीना शुरू कर देता हूँ, मेरा एचपीवी सही होना है, तो ये नहीं करना। क्यों? कारण है, इसका भी कारण है। इसमें क्या है, जो एचपीवी इंड्यूस्ड ओरल कैंसर्स होते हैं दे आर इजीली ट्रीटेबल, क्योरेबल। पर जो सिगरेट पीने से कैंसर होता है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट टू ट्रीट, हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस, बिकॉज जो सिगरेट पीने से ओरल कैंसर हो रहा है, इसमें एक टर्म होता है फील्ड कैंसराइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसमें क्या होता है, पूरी ओरल म्यूकोजा में, भले ही मुझे कैंसर नहीं है और मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मतलब सिगरेट पी रहा हूँ, आई फील लाइक अ मैन, ठीक है, ये जो बोला जाता था। तो उसमें क्या होता है, हमारी म्यूकोजा में जेनेटिक चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए एक जगह जब कैंसर होता है ना, तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है, उसी 1-1.5 सेंटीमीटर के पास में आके फिर से 5 साल बाद एक और कैंसर हो गया। ये होता है फील्ड कैंसराइजेशन, क्योंकि जब मैं स्मोक कर रहा हूँ तो भले ही मुझे कैंसर नहीं हो रहा, पर मेरे जेनेटिक चेंजेस म्यूकोजा में आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, डबल ट्रिपल हिट थ्योरी होती है कि भाई एक जीन गया कुछ नहीं होगा, 2 जीन गए कुछ नहीं होगा, तीसरा जीन गया तो कैंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टॉप स्मोकिंग एंड हैविंग एक्सेसिव अल्कोहल। तो क्या आपके पास कोई ऐसा मेल पेशेंट आया है जिसमें एचपीवी? बहुत सारे, हाँ? बहुत सारे, यस। हम लोग कराते हैं, P16 टेस्ट कराते हैं जो कि एचपीवी हमें बताता है। बट अच्छी बात है कि वो क्योरेबल होता क्योरेबल है, सिगरेट वाला नहीं होता। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टॉप स्मोकिंग। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ओरल कैंसर, ओरल से जुड़े हुआ वायरस रहता है। हाँ, मैंने बताया ना, देखिए जैसे मैंने बताया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अननेचुरल सेक्स, दैट इज ऑल्सो अ कॉज, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन ओरल में भी आता है। और इसके अलावा हाइजीन मेंटेन ना करना, ये भी कॉज है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिससे कि एचपीवी इन्फेक्शन फैलता है। तो ये वैक्सीन उनको भी लगनी चाहिए, पर अभी आपने बताया कि नहीं, अभी कुछ लोग लगवा रहे हैं अपने उस पे, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स में तो नहीं सेम है। वैक्सीन मेल्स के लिए भी है? यस, सेम। अच्छा, जो फीमेल्स को लग रही है वो मेल्स भी लगवा सकते हैं? हमें रोकना हमारा एक ही तो है कि एचपीवी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बस, तो वो सब में काम। तो फीमेल में अगर वो ये वैक्सीन लगवा रही है, अब कितने कैंसरों से रोक हो रही है, सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, इसके अलावा कुछ वेजाइनल कैंसर्स, ठीक है, ओरल कैंसर्स। तो फीमेल को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, हमारे को तो सिर्फ ओरल कैंसर्स एंड एनल कैंसर्स में फ़ायदा मिलता है मेल्स को। इससे बचने के लिए क्या मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है? देखिए, जैसे मैंने बताया, इससे बचने के लिए एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे किस वजह से कैंसर हो रहा है, मैं उसको अवॉइड करूं, ये पता होना चाहिए इसकी वजह से हो रहा है। तो ये अवेयरनेस होगी तो आदमी पहले से ही उसको मॉडिफाई कर लेगा, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेगा, और उससे फिर कैंसर के चांसेस कम होंगे। दूसरा, जो मैंने बताया कि एक सोशल स्टिग्मा, भाई मैं कैसे अपनी गायनी, मेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ब्लीडिंग हो रही है, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, लोगों को पता चलेगा। तो ये डर खत्म करना पड़ेगा। ये सोशल स्टिग्मा नहीं है, इससे आप अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं, आपकी जान बच सकती है। तीसरा, वैक्सीनेशन के बारे में सबको पता हो। इट शुड बी मेड अवेलेबल इन ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और पेशेंट को पता हो, सो दैट वो वैक्सीनेशन करा के आए। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। और गवर्नमेंट इसको मतलब शुरू तो किया हुआ है, पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, पीएचसी लेवल पे नहीं हो रहा। तो वो सब चीज़ें, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसके स्क्रीनिंग बहुत रैम्पेंट है, हर पीएचसी में आपको मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर का हो गया, मैमोग्राफी, वो हर जगह मिलेगा। पर
सर्वाइकल कैंसर का अभी तक इतना रैम्पेंट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने किया हुआ है पर हम प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे पीएचसी लेवल पे, क्योंकि पीएचसी के डॉक्टर्स को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रेंथन करे अपने पीएचसीज को, सो दैट, क्योंकि ये रूरल एरिया का डिजीज़ है, वहाँ के लोगों को अच्छे से, क्योंकि देखो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सब पता रहता है, वो पढ़ते हैं, इंटरनेट से देखते हैं और कर लेते हैं, बट जो बेचारे रूरल एरिया में हैं, जो अनपढ़ हैं, तो अपने पीएचसी को स्ट्रॉन्ग करें सो दैट वो उनको एजुकेट करके और वो सब कराएं। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट थोड़े से महंगे हैं, तो हर आदमी नहीं कर पाता, ठीक है, ओनली 20% ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड। बाकी जो 80% देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन है, हमें भी मालूम है इंडिया में, तो वो बेचारे कर ही नहीं, वो खाने क्या को कॉस्ट होगा उसका? जैसे कि पैप स्मीयर का मैंने बताया 1,500 के आसपास का कॉस्ट होगा, और अगर हम उसका वायरस का टेस्ट कराते हैं, डीएनए टेस्ट या आरएनए टेस्ट कराते हैं, वो 3-4 हज़ार का होता है। पर ये भी जैसे मैंने बताया कि 70-80% पॉपुलेशन काफ़ी स्ट्रगल करती है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये गवर्नमेंट को अपने स्कीम में लाना चाहिए ताकि वो फ्री हो पाए या थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाए उस तरह से, या आयुष्मान के जो चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें इसको ताकि ये लोग करा पाएँ इसको। मैं स्टेजेस के बारे में जानना चाहूँगी कि कौन सा स्टेज, मतलब हर कैंसर का एक स्टेज होता है, ठीक है, तो क्या इसमें भी स्टेजेस Yes, होते हैं, और yes. कौन सा स्टेज सबसे हाई रिस्क में देखिए, count जो है? गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज होती हैं, उसको एक फीगो करके है, फेडरेशन इंटरनेशनल गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी, इस तरह से करके फीगो स्टेजिंग बोलते हैं इसको, जो कि नॉर्मल कैंसर्स में टीएनएम स्टेजिंग होती है वो यूज़ करते हैं, इसमें फीगो स्टेजिंग यूज़ करते हैं। सर्विक्स में, तो सर्विक्स में स्टेज, ऑफ कोर्स स्टेज 1, 2, 3, 4 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 वेरी अर्ली डिजीज़, छोटा है, कन्फाइंड टू द सर्विक्स ओनली। स्टेज 2 हो जाता है, वो फिर सर्विक्स में 4 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है, और साथ में सर्विक्स के अलावा नियर बाय एरियाज में भी आ जाता है, लाइक कि वजाइना में भी इन्वॉल्व कर रहा है, पैरामेट्रियम में भी इन्वॉल्व कर रहा है, लेटरल पेल्विक वॉल तक इन्वेड कर रहा है, तो वो 3A 3B हो जाता है। स्टेज 4 सर्विक्स से निकल के आसपास के एरिया में आ गया, तो ये है। तो इसलिए जब स्टेज 4 आसपास के एरिया में आ गया तो वो क्योरेबल नहीं होता, वो ट्रीट कर लेते हैं, ट्रीटेबल होता है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है, पर क्योरेबल नहीं होता। स्टेज 3B ऑनवर्ड्स हम लोग इसको रेडिएशन और कीमो से ही ठीक कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 2B ऑनवर्ड्स, तो उसमें सिर्फ और इसमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन होता है। तो लोगों को जैसे पता नहीं है कि ऑर्गन प्रिजर्वेशन, इसमें हम बिना सर्जरी किए भी इसको ठीक कर सकते हैं एक प्रॉपर स्टेज में, स्टेज 2B ऑनवर्ड्स, और उसमें हम सर्जरी नहीं करते हैं। और लोग कहते हैं यार सर्जरी नहीं करोगे तो कैसे जाएगा कैंसर, पर ये जाता है, तो इसको इसलिए ऑर्गन प्रिजर्वेशन करते हैं। यंग लेडी में अगर ये कैंसर होता है, अगर हम उसकी बच्चेदानी हटा देंगे तो बच्चे कैसे पैदा करेगी, तो इसमें हम लोग नहीं हटाते हैं, ऑर्गन प्रिजर्व करते हैं, सिर्फ कीमो और रेडिएशन से ही ये पूरा क्योर हो जाता है। मेरे हज़ारों मरीज़ क्योर हो चुके हैं यूपी में, यूपी के बाहर और इंटरनेशनली, जो भी बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं वो बहुत क्योर हैं, 10-10 साल से मेरे पास फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। तो कितना टाइम लगता है इसमें ट्रीटमेंट में? हाँ। तो ट्रीटमेंट जैसे अगर हम रेडिएशन प्लान करते हैं, मतलब 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है, 3 से 4 महीने का, और पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर वो अर्ली स्टेज में है तो 99% ऑफ द पेशेंट कैन बी क्योर्ड ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ओह, तो ये एक बार क्योर होने के बाद दोबारा होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, आप और हम बैठे हैं, हमारे में भी चांसेस हैं, हम सब रिस्क पे हैं कैंसर के, उसमें हल्का से 1% और ज़्यादा हो जाता है जो फॉलोअप पेशेंट्स होते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। तो इसलिए रेगुलर फॉलोअप तो कराते रहें। शुरू में हर महीने होता है, 2-3 महीने तक हर महीने करते हैं, फिर 6 महीने में करते हैं, फिर 1 साल में एक बार। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप फॉलोअप के लिए जाते हो, तो बस ये तो करना। पर ऐसा हाई रिस्क नहीं रहता कि एक बार हो जाएगा और क्योर हो जाएगा, उसके बाद दोबारा होने के चांसेस रहते हैं? बहुत कम परसेंट, थोड़ा सा नॉर्मल पेशेंट से तो थोड़ा ज़्यादा रहता ही है रिस्क उसमें, पर बहुत ना के बराबर ही होता है वो। ये डेथ रेट कैसे बढ़ जाता है फिर इसका, मतलब? डेथ रेट इसलिए बढ़ता है कारण लेट स्टेज में डायग्नोज हो। नहीं तो जैसे मैंने बताया 99%, 80 to 90% इट इज क्योरेबल। तो डेथ रेट इतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता एज कम्पेयर टू अदर कैंसर्स लाइक पेनक्रियाज एंड ऑल। तो जैसे सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना कि सिर्फ महिलाओं को, उन पुरुषों को भी एक अवेयरनेस मैसेज दें ताकि इस कैंसर से खुद को बचाया जा सके। बिल्कुल, तो मैं यही मैसेज दूंगा कि ये कैंसर सर्विक्स है, सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारी डेवलपिंग एरियाज ऑफ इंडिया, और ये इट्स अ हाईली प्रिवेंटेबल, it is highly detectable also, and
ट्रीटेबल एंड क्योरेबल डिजीज़। तो इसलिए हम सबको अवेयर होना चाहिए, इस कैंसर के प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या कारण है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया क्या कारण है इस कैंसर को होने का, और इसको हम कैसे अर्ली स्टेज में कंप्लीट क्योर कर सकते हैं, और अगर हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करें तो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हमें होगा ही नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उसको रिलीजियसली उसको फॉलो करें और इस कैंसर से बचें। तो ऐसे बहुत कम कैंसर है जिससे बचाव हो सकता है, इट इज़ वन ऑफ देम, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। एग्जैक्टली तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि ये कैंसर ज़रूर ख़तरनाक है लेकिन ये क्योरेबल भी है, बस ज़रूरत है कुछ अवेयरनेस की। जो सिम्टम्स आप कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हल्के फुल्के कुछ भी किसी भी तरीके के सिम्टम्स दिखें तो सबसे अच्छा इलाज तभी होगा जब आप उन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू लक्ष्मी जी।